हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट 2024 जिसका आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए जो आज क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी पेडागोजी की क्लास। आपकी हिंदी पेडागोजी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, सीटेट के दोनों ही पेपरों में आपकी 15-15 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी आती है। तो पेपर फर्स्ट वाले यानी कि जिन्होंने 1 to 5 के लिए सीटेट के फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर 6 to 8 के लिए जिसने भी फॉर्म को अप्लाई किया है, वो दोनों ही लोगों के लिए यानी कि दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। तो सीटेट 2024 जिसका आपका एग्जाम 7 जुलाई को होगा, उसके लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की जो थ्योरी है सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके मॉक टेस्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी में जो भाषा है यानी कि जो लैंग्वेज है वो किसे कहते हैं और एक भाषा मेन रूप से किस चीज़ को कहा जाता है, वो क्या होती है, वो किस प्रकार से डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है, ये हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन मानी जाती है। यानी कि जो भाषा होती है, जैसे हम लोग हैं किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं यानी कि किसी इंसान ने हमसे कोई बात कही है या फिर हमें अपनी बात उस तक पहुंचानी है, तो उसे हम किस तरीके से पहुंचाएंगे यानी कि लैंग्वेज के थ्रू पहुंचाएंगे यानी भाषा के थ्रू पहुंचाएंगे। एक इंसान को यानी कि जो अपनी बात है, एक इंसान बोल रहा है, इसे अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो बोलेगा तो किसी लैंग्वेज में बोलेगा यानी कि किसी भी भाषा का प्रयोग करेगा। अब वो भाषा उसकी मातृभाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल, तेलुगु, यानी कि जो भी लैंग्वेज हो जो उसे आती होगी, उसी भाषा के द्वारा वो अपने विचार यानी कि अपने थॉट्स होते हैं वो दूसरे तक पहुंचाता है। तो जो भाषा होती है वो क्या मानी जाती है, जो हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने के लिए एक साधन मानी जाती है। यानी इसके माध्यम से हम दूसरे इंसान की बातों को, उसके विचारों को समझ पाते हैं। उसके बाद है भाषा विचारों के आदान प्रदान करने के एक साधन के रूप में होती है। यानी कि जो भाषा होती है उसका यूज हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान यानी कि उसको समझने और समझाने दोनों के लिए जिसे यूज करते हैं वो क्या होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। उसके बाद है भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में होती है। यानी कि जो भाषा होती है, जो हमारा सामाजिक जीवन होता है, यानी कि हम जिस कल्चर में रह रहे होते हैं, जिस वातावरण में रह रहे होते हैं, वहाँ के नियम कायदे कानून यानी वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उन्हें समझने में क्या चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, तो भाषा सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। यानी कि एक भाषा के द्वारा ही हम समाज का एक परफेक्ट हिस्सा बन सकते हैं, समाज के बारे में जो चीज़ें हैं उन्हें समझ सकते हैं। भाषा ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में होती है। यानी कि जब भी हमें किसी भी दूसरे इंसान को ज्ञान प्रदान करना है या उससे किसी भी चीज़ को सीखना है, तो वो हम किस चीज़ के माध्यम से सीखेंगे, भाषा के माध्यम से सीखेंगे यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से सीखेंगे। तो भाषा क्या होती है, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मानी जाती है। उसके बाद है भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक होती है। यानी कि जो लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, जो हमारा साहित्य यानी भाषा साहित्य है या फिर जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, इन सभी को विकसित करने का एक माध्यम मानी जाती है। यानी कि एक लैंग्वेज के ही द्वारा यानी एक भाषा के ही द्वारा हम इन सभी चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि दूर तक विस्तार रूप से फैला सकते हैं। ये हमारी भाषा है, हमारे इस टाइप का हमारा कल्चर है, इस तरीके से हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे सपोज करके चलते हैं, किसी भी इंसान ने हमें कोई चीज़ बताई है, उस चीज़ को हमें समझना है और उसके द्वारा किसी दूसरे कार्य को करना है, तो उस चीज को समझने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए भी हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है यानी एक भाषा की जरूरत होती है। तो जो विचार होते हैं, ये सारी जो संस्कृति, कला, कल्चर जो भी हमारा है, इन सभी को मेन रूप से अगर इसे समझना है, इसका विस्तार करना है, तो उस सभी में क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, लैंग्वेज हेल्प करेगी, भाषा हेल्प करेगी। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। यानी कि जो लिपि होती है, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है
भाषा का लिखित रूप क्या होती है, तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, यानी कि जो लिपि होती है वो भाषा का लिखित रूप मानी जाती है। जैसे हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। इसी प्रकार से हर लैंग्वेज की एक अपनी लिपि होती है। तो जो लिपि होती है उसे क्या माना जाता है, भाषा का लिखित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाती है। उसके बाद है, भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। यानी कि जो लिपि होती है उसके बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, यानी कि किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते। जैसे कि हमें हिंदी लिखनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देवनागरी लिपि का यूज करेंगे। हमें पंजाबी लिखनी है तो पंजाबी लिखने के लिए हम किस लिपि का यूज करेंगे, गुरुमुखी लिपि का यूज करेंगे। तो जो भाषा होती है उसे हमें लिखित रूप में अगर किसी को समझाना है तो लिपि का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाषा के भेद, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसके टाइप कितने होते हैं। जैसे कि हमने किसी भी भाषा को सीख लिया, उस भाषा को हमने किस किस प्रकार से सीखा, वो हमारे माहौल में हमने जिस चीज़ को ग्रहण किया है या दूसरे तक पहुंचाई है अपनी चीज़ें, उन्हें किस किस माध्यम से पहुंचाया है, उसके भेद क्या होते हैं, उसके रूप कितने होते हैं। तो जो हमारी भाषा होती है उसके मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, तो भाषा के जो भेद होते हैं, यानी कि भाषा के भेद हैं, तो वो कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है लिखित भाषा, यानी कि जब हम किसी भी चीज को लिखकर दूसरे को बताते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, जो भाषा का लिखित रूप होता है उसे किस में रखा जाता है, लिखित भाषा में रखा जाता है। किसी भी इंसान तक हम अपने जो विचार हैं उन्हें लिखकर पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने किसी को पत्र लिखा, या फिर अपने स्कूल में जैसे हमें छुट्टी मांगनी होती है तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये भाषा का, यानी जो अपने विचार हैं, जैसे किसी भी बच्चे को फीवर आ गया, स्कूल नहीं वो जा पाता है तो घर से क्या करता है, अपने लिए एक एप्लीकेशन लिखता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो इसे किस में रखा जाएगा, भाषा के लिखित रूप में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, लिखित रूप में रखा जाएगा। दूसरा होता है मौखिक भाषा। जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने विचार या फिर उसके विचारों को समझने के लिए मुंह से बोलकर समझाते हैं तो वो भाषा के कौन से रूप में आता है, मौखिक रूप में आता है। जैसे हमें अपने विचार, जैसे एक प्रकार से ये मानते हैं कि किसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि सपोज करके क्लास चल रही है और अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, तो अगर वो किसी भी चीज को आपको संकेतों के माध्यम से सिखा रहा है, बोल बोल के सिखा रहा है, यानी जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ तो कैसे बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ। तो जब किसी भी चीज को आप बोलकर या फिर सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप लिखा जाता है, वो भाषा का कौन सा रूप माना जाता है, मौखिक रूप माना जाता है। यानी किसी भी चीज को जब बोलकर समझाया जाता है तो वो भाषा के मौखिक रूप में आता है। उसी प्रकार से 3rd नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। जैसे कि किसी भी चीज को, यानी अपने विचारों को दूसरे लोगों को संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, यानी जो अंधे लोग होते हैं, उन्हें कौन सी साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो साइन लैंग्वेज में वो किसी भी इशारे में किसी चीज को बात करते हैं, या किसी भी इंसान को कोई भी चीज को समझाने के लिए हम सिर्फ इशारा कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज है इधर रखी है, अगर वो उस चीज को उधर रखना है, किसी ने हमसे पूछा कि ये सामान मैं लेके आया हूँ, इसे किधर रखना है, तो इशारा, जैसे हम बोलने किसी भी काम में बिजी हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो इशारा कर दिया कि उधर रख दीजिए, तो इसका क्या मतलब हो गया, संकेत के माध्यम से हमने बता दिया कि इस चीज को उधर रखना है। तो वो किस लैंग्वेज में आ जाएगा, संकेत के माध्यम से हमने अपने विचार, यानी कि हमें उस चीज को कहाँ पर रखवाना था, उस चीज को हमने बता दिया। तो ये किस रूप से बताया है, संकेतों के माध्यम से बताया। तो ये चीजें किसमें है, भाषा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, भाषा के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो यानी अपने विचारों की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो क्या चीज होती है, भाषा होती है। उस भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। उसके बाद में है लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्थायी भाषा मानी जाती है वो कौन सी भाषा मानी जाती है। तो जो लिखित भाषा होती है उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे किसी भी इंसान ने किसी भी बात को बोल दिया,
अगर उसे किसी भी चीज का मान लो कोई प्रूफ नहीं हुआ, किसी भी इंसान ने किसी भी बात को बोल दिया, उसने कल इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैंने ये बात बोली ही नहीं थी, तो जो लिखित रूप होता है, लेकिन अगर उसने उसी चीज को किसी कागज पर लिख के दे दिया कि ये बात है और यहाँ आपने साइन कर दिए, किसी भी चीज को लिख के दे दिया और अपनी सिग्नेचर कर दिए, तो ये उसके पास एक प्रकार से साक्ष्य हो जाएगा। ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा। और जो लिखित रूप होता है इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि मुंह से कही हुई बात से तो इंसान पलट भी सकता है कि नहीं मैंने तो ये बात बोली ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो लिखित भाषा होती है ये मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह से बोल दिया तो उस चीज को समझा ही नहीं जाएगा। ऐसा हो जाता है कि जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी मानी जाती है। तो ये थे हमारे भाषा के भेद। इससे पहले हमने पढ़े कि किसी भी चीज को समझने के लिए जिस स्किल का हम यूज करते हैं वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी हिंदी पेडागोजी में आगे की क्लास, जो कि आपकी पेपर फर्स्ट यानी कि जिन लोगों ने सीटेट का पेपर फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए और पेपर सेकंड दोनों के लिए जो 15 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी आने वाली है उस सभी को क्लियर करेंगे। तो आज की जो थ्योरी की क्लास है उसमें हम हिंदी पेडागोजी में क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा अर्जन किसे कहते हैं। यानी कि जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो भाषा होती है वो हमारे वातावरण में जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसका भाषा हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, उसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा अर्जन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हिंदी पेडागोजी में 1 या 2 क्वेश्चन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो भाषा अर्जन है, यानी कि भाषा अर्जन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, यानी कि जो भाषा अर्जन होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो मनुष्य में जन्मजात क्षमता है कि मनुष्य बात करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि एक जो मानव होता है या कोई भी बालक होता है जो जन्म लेता है उसे भाषा अर्जन का मतलब होता है वो जब अपने वातावरण में आता है तो एक प्रकार से इसे जन्मजात और एक प्रकार से सहज क्रिया माना जाता है कि जो बालक होता है वो भाषा अर्जन करना यानी कि जो भाषा को एक्वायर करता है वो अपने एनवायरनमेंट में रह के उसे सहज रूप से यानी प्राकृतिक रूप से करना सीख जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे हम लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोगों को इसके लिए किसी भी टाइप के एफर्ट्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसे हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, उन सभी की जो बोलचाल की भाषा है उसे देखते हुए हम लोग जो भाषा होती है उसे एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि अपने वातावरण से उसे सहज रूप से सीख लेते हैं। इसे स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है, यानी कि जो भाषा अर्जन होती है इसे स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। इसके लिए हमें किसी भी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें पहले बुक्स से इसके नियम कायदे कानून सीखने पड़ेंगे उसके बाद हम भाषा अर्जन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भाषा होती है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसे हम हमारे वातावरण के साथ में हमारे पेरेंट्स के बोले जाने, हमारे पास पड़ोस में जो भी लोग जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाहे फिर जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, कई जगह पे तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। तो जो भाषा होती है जो हमारी मदर टंग होती है उसे हम एक प्रकार से एक्वायर कर लेते हैं। वातावरण का प्रभाव यानी कि जो हमारी भाषा अर्जन होती है इस पर हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा हमारा वातावरण होगा यानी हमारे जो वातावरण जहां हम रहते हैं उसमें जो लैंग्वेज बोली जा रही होगी, जब हम उस लैंग्वेज को बिना एफर्ट्स के सीखते हैं, बिना किसी व्याकरणिक नियमों के सीखते हैं, तो उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। उसके बाद है ये एक सहज प्रक्रिया होती है, यानी एक प्रकार से मान सकते हैं इसके लिए हमें किसी भी बुक टेक्स्ट बुक को लेना नहीं पड़ता है, ट्यूशन कोचिंग नहीं लेने पड़ते हैं। हमारे वातावरण में रह के हम प्राकृतिक रूप से सहज रूप से इसे सीख सकते हैं। अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, यानी कि जो भी चीज़ें जिसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, हमें किसी भी विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, कहीं पे किसी भी बुक्स की आवश्यकता नहीं होती, किसी कोचिंग किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती,
जब हम उन चीज़ों को एक्वायर करते हैं उसे एक प्रकार से अनौपचारिक प्रक्रिया माना जाता है, यानी उसके लिए हमें किसी भी चीज़ के एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, उसे हम अनौपचारिक रूप से सीख रहे हैं। तो जो जन्मजात क्षमता होती है ये मानव में अपनी भाषा को एक्वायर करने के लिए पाई जाती है। जो हमारी भाषा अर्जन है, यानी कि जो हमारी भाषा अर्जन है, इसमें एक प्रकार से हमारी मातृभाषा आती है। कौन सी भाषा आती है? मातृभाषा आती है। जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हम एक्वायर कर लेते हैं, उसे हम अर्जित कर लेते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर अपने पर्यावरण से उसके बारे में चीज़ों को सीख जाते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे वातावरण में बोली जा रही हैं उन्हीं से हम हमारी भाषा का अर्जन कर लेते हैं। उसके बाद इसी के अपोजिट होता है भाषा अधिगम, यानी कि जैसे हमने भाषा अर्जन किया वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा कर लिया, बिना किसी एफर्ट्स के कर लिया, उसी प्रकार से उसके अपोजिट होता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम किसे कहते हैं? तो इसके लिए अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं। यानी कि जो हमारी भाषा अधिगम है इसका एक प्रकार से सामान्य रूप से अर्थ होता है सीखना, यानी कि जब हम किसी को सीखने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक प्रकार से अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रकार से स्कूल में ये चीज़ें जाके सीखते हैं, ट्यूशन लगाने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब हम किसी भी प्रकार से एफर्ट्स यूज़ करते हैं, टीचर्स का यूज़ करते हैं, व्याकरण के नियम सीखते हैं, उसी प्रकार से उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। और ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है। कौन सी लैंग्वेज मानी जाती है? सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है। इसे हम एक प्रकार से द्वितीय भाषा बोल सकते हैं। कौन सी भाषा बोल सकते हैं? द्वितीय भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें नियम सीखने पड़ते हैं, अध्यापकों की ज़रूरत पड़ती है। चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारे व्याकरणिक नियमों को सीखना पड़ता है, कौशल सीखने होते हैं। यानी कि जब हम भाषा अधिगम करते हैं तो हमें कौशल सीखने पड़ते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब हम कोई भी, जैसे कि एक प्रकार से मानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमने जो हिंदी को सीखा वो हमारे वातावरण में रह के सीख लिया। अब तो वो चीज़ किस में आएगी? मातृभाषा है वो किस में आएगी? भाषा अर्जन में आएगी। उसी प्रकार से जब हम भाषा अधिगम करते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए एफर्ट्स का यूज़ करते हैं, तो वो किस में आएगी? वो हमारी सेकंड लैंग्वेज में आएगी, क्योंकि उसके लिए हमें अध्यापकों की ज़रूरत है, कौशल सीखने हैं, किताबें पढ़नी हैं। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। जैसे कि जो भाषा अर्जन है वो अनौपचारिक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से भाषा अधिगम जो होता है ये औपचारिक प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से जो भाषा अधिगम होता है वो एक प्रकार से औपचारिक प्रक्रिया होती है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है, यानी कि जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है। दूसरी भाषा में हम किसी भी भाषा को रख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हमें सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश सीखनी है जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है, पंजाबी सीखनी है, उर्दू सीखनी है, यानी कि ये वो लैंग्वेज है जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है। इसे सीखने के लिए हमें बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से चेतन प्रक्रिया है, इसके लिए जो हमारी प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार से चेतन प्रक्रिया के रूप में यूज़ करनी पड़ती है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तो हम सेकंड लैंग्वेज को सीख पाएंगे, क्योंकि मातृभाषा तो है नहीं जो हमें एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार से औपचारिक माहौल चाहिए, यानी कि विद्यालय का, ट्यूशन का, कोचिंग का, इन सभी चीज़ों का औपचारिक माहौल चाहिए होता है। भाषा अनुकरण पुनर्वलन से सीखी जाती है, यानी कि जो भाषा अनुकरण होता है उसे हम एक प्रकार से पुनर्वलन से सीख सकते हैं, रीइंफोर्समेंट से सीख सकते हैं। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, भाषा सीखने के लिए उचित वातावरण देना चाहिए तथा भाषा अधिगम के लिए प्रयास करते रहना पड़ते हैं। यानी कि जो हमारी भाषा अधिगम होती है उसके लिए हमें उचित रूप से व्याकरण सीखनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसी प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि हम हमारी सेकंड लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख पाएं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारी भाषा अर्जन किसे कहा जाता है और भाषा अधिगम किसे कहा जाता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हिंदी पेडागोजी में आज की क्लास में हमने डिस्कस की थी। तो आज की क्लास से हमें क्या पता चला कि जो भाषा अर्जन है वो किसे कहते हैं। जैसे कि हमारी मातृभाषा को सीखने के लिए हमें किसी भी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, एक प्रकार से अनौपचारिक माहौल में रहते हुए हम भाषा को
अर्जित कर लेते हैं। और जो भाषा अधिगम होता है उसका अर्थ होता है कि हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो कि हमारे वातावरण में नहीं बोली जाती है। उसके लिए हमें अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसी प्रकार से नई नई बुक्स लानी पड़ेगी, उसके नियम सीखने पड़ेंगे, कोचिंग लगानी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सीख पाएंगे, क्योंकि जो सेकंड लैंग्वेज है वो हमारे लिए एक प्रकार से डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन दोनों ही क्लासेस में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट वाले हों या फिर पेपर सेकंड वाले हों। आई होप कि आपको जो हिंदी पेडागोजी के बारे में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं बहुत अच्छे से समझाई जा रही हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि मातृभाषा किसे कहा जाता है, यानी कि जो मदर टंग होती है वो किसे कहा जाता है और किस प्रकार से हम उसे सीखते हैं, और हमारे जो वर्तमान में चल रहा जीवन है उसमें हमारी मातृभाषा का क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा क्या है, यानी कि जो मातृभाषा है वो किसे कहा जाता है, मातृभाषा किस प्रकार से उपयोगी है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अर्थात बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अगर क्वेश्चन आता है मातृभाषा किसे कहा जाता है, तो वो भाषा जो घर परिवार के लोगों के द्वारा बोली जाती है, किसी भी बालक के सुनने में आई हुई पहली भाषा, यानी कि अगर कोई भी बालक पैदा होता है तो उसके कानों तक जो पहली लैंग्वेज पहुंचती है वही उसकी मातृभाषा होती है। यानी कि जो बालक होता है उसके माता पिता के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जा रही है, उसके आस पड़ोसियों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जा रही है, वो जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसी को हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है, यानी कि जो मातृभाषा होती है वो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, और मातृभाषा का जो अर्जन होता है जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था उसे बालक स्वाभाविक रूप से कर लेता है, खुद ही कर लेता है, उसके लिए उसे कोई भी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने और समझने में सक्षम होता है। एक बालक होता है वो अपनी मातृभाषा को इतने अच्छे से अपने घर परिवार के द्वारा सीख चुका होता है कि विद्यालय जाने से पहले वो किसी भी बात को समझने में और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में, यानी कि अपने विचारों को दूसरे तक व्यक्त करने में अपनी मातृभाषा में पूरी तरह से सक्षम हो चुका होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज का उसे वातावरण मिला होता है, उसे माहौल मिला होता है, उसके माता पिता के द्वारा बोली जा रही होती है। अर्थात मातृभाषा को माँ की भाषा भी कहा जाता है, यानी कि जो मातृभाषा होती है उसे एक प्रकार से हम माँ की भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भाषा माँ के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद बात करते हैं भाषा सीखने के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस एज में जाके बालक कौन कौन से वर्ड सीख जाता है, किस प्रकार से बोलना शुरू करता है, इन सभी के बारे में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कूकना होता है, जिसे क्यूइंग बोलते हैं। तो जब भी कोई बालक 6 सप्ताह तक का होता है तो वो बालक एक प्रकार से कूकना यानी कूइंग करना सीख जाता है, यानी कि हल्की फुल्की आवाज़ें निकालना सीख जाता है। कब तक? जब तक बालक 6 सप्ताह का होता है। कब तक सीख जाता है? जब बालक 6 सप्ताह का होता है। उसके बाद है बलबलाना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि एक बालक है बलबलाना किस एज तक सीख जाता है। तो जो बालक होता है वो बबलिंग करना किस एज तक सीख जाता है, तो जब बालक 6 माह का हो जाता है तो वह एक प्रकार से बबलिंग करना सीख जाता है, बलबलाना सीख जाता है, यानी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलना सीख जाता है, थोड़े बहुत टूटे फूटे वर्ड्स बोलने लगता है। उसके बाद बोलते हैं एक शब्द चरण, यानी कि जो बालक होता है वो लगभग एक वर्ड पूरी तरह यानी एक सार्थक वर्ड, जैसे कि मम्मा, इस प्रकार का एक सार्थक वर्ड अगर उसे बोला जाए, जैसे कि बालक बोलने लगता है पापा, बालक बोलने लगता है बुआ, तो एक सार्थक वर्ड जो बालक सीखता है वो कब तक सीखता है? जब बालक 1 साल का हो जाता है, यानी कि जब 1 साल की एज में बालक आ जाता है तो वह लगभग एक सार्थक वर्ड को यानी एक सार्थक जो शब्द होता है उसे बोलना सीख जाता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, यानी कि जो बालक होता है वो टेलीग्राफिक या 2 शब्द चरण कब किस एज में बोलना सीख जाता है,
तो 18 माह से 24 माह का बालक यानी 1.5 से 2 वर्ष का बालक एक प्रकार से टेलीग्राफिक वर्ड बोल लो या फिर 2 शब्द बोल लो, इन सभी चीजों को बोलना सीख जाता है। लंबे उच्चारण को बालक कब करने लगता है? जैसे बालक को किसी भी चीज को मम्मी खाना दे दो, पापा बाहर चलो, यानी इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बालक कब बोलना सीख जाता है? जब बालक 2 साल से 4 साल के बीच में होता है। तो ये थे आपके वो ग्रुप जिनमें बालक धीरे धीरे मतलब अपने वर्ड्स बोलने में धीरे धीरे सक्षम होता जाता है और किस एज ग्रुप में आते हुए वो कौन से वर्डों को बोलने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर स्मिथ, इन्होंने बताया है कि 1 साल में बालक लगभग 3 शब्द बोल लेता है और 2 साल में बालक लगभग 272 शब्द बोल लेता है और जब बालक 5 साल का होता है लगभग 2072 शब्द बोलने लगता है। जब बालक 5 साल का होता है तो कितने वर्ड्स लगभग बोल सकता है? 2072 शब्द। 2 साल की एज में बालक 272 शब्द बोल सकता है और 1 साल की एज में बालक लगभग 2 से 3 शब्दों को अच्छे से बोल सकता है। जैसे 1 साल का बालक होता है, मम्मी बोलने लगे या फिर बुआ बोलने लगे, पापा बोलने लगे, चाचा बोलने, मतलब कोई भी ऐसे वर्ड्स जो उसके लिए बहुत आसान रहे और थोड़े बहुत उन वर्डों को बोलने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यानी कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से उन विधियों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण विधि की, यानी कि जो व्याकरण विधि होती है ये भी आपके हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि होती है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ये विधियां कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद में इन सभी विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के नामों के बारे में और कल जैसे ही हमारी क्लास आएगी इन सारी विधियों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो एक शिक्षण विधि होती है व्याकरण शिक्षण विधि, दूसरी विधि होती है व्याकरण अनुवाद विधि, उसके बाद होती है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद होती है सम्मिश्रण विधि, उसके बाद है संप्रेषण परक विधि और उसके बाद है आगमन विधि और निगमन विधि। ये सारी विधियां किस में जोड़ी जाती हैं? आपकी हिंदी पेडागोजी में जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जिनका यूज करते हुए एक बालक बहुत अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, बहुत अच्छे से कौशलों को यूज करना, अपने वातावरण को बहुत शुद्ध बनाना और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सीखना सीख जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी में, जो अभी तक हमारी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है सीटेट के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही 15-15 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है उसे थ्योरी की तरह कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सीटेट की जो पेडागोजी है हिंदी पेडागोजी, उसमें अभी तक हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की थी कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यानी कि जो भाषा शिक्षण होती है उसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से उन विधियों का यूज करके एक बालक के जीवन को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो हिंदी पेडागोजी में आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण विधि, यानी कि ये एक शिक्षण विधि है जिसके द्वारा बालक के जीवन में किस किस प्रकार से चेंजेस लाए जा सकते हैं, किस किस प्रकार से बालक को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया और सिखाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड है व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। इन सारी विधियों का यूज करके एक बालक की हिंदी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। एक बालक के विकास में ये सारी विधियां महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और इन्हीं के द्वारा एक बालक के विकास को पूरी तरह अच्छे से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्याकरण विधि के बारे में। जो व्याकरण विधि होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। यानी कि इस विधि का, व्याकरण विधि का अर्थ क्या होता है, इसके साथ में अन्य भाषा के कुछ नियम जो होते हैं उन्हें शब्दों के साथ में सिखाया जाता है और उन्हें उन्हीं के साथ में लर्न कराया जाता है, याद कराया जाता है। इसके बाद व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, यानी व्याकरण के उसे अलग अलग प्रकार के नियम बताकर और उन्हीं के आधार पर उसे अभ्यास कराया जाता है, उसे बार बार रिपीट कराया जाता है। उसके बाद सेकंड में बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है कि इसमें आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी स्किल दे दी कि ये किस विधि में प्रयोग होती है, यानी कि ये किस विधि की थ्योरी है, इन सभी से इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत यानी एक ट्रेडिशनल तरीके से
और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसे बहुत ज़्यादा प्राचीन विधि माना जाता है, प्रचलित विधि माना जाता है और ये एक प्रकार से ट्रेडिशनल रूप में यानी कि परंपरागत रूप में अभी तक प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर में संयोजित है, यानी कि जो ये विधि है इसमें व्याकरण यानी कि ग्रामर और उसी के साथ साथ में जो अनुवाद होता है ये दोनों विधियां एक प्रकार से मिक्स करके बनाई गई है। इस विधि में बच्चे का लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। यानी कि जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है, अगर एक बालक को किसी भी चीज की व्याकरण के बारे में, इसमें बालक को क्या होता है जैसे उसको नियम कोई भी याद करा दिए गए तो अगर वो उससे नियम को याद करता है तो वो उन नियमों को याद कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, बोलने की क्षमता का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। इस विधि में बच्चे मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है इसमें अन्य भाषा के यानी कि अन्य व्याकरणीय चीजों को यूज करके उसे उसकी मातृभाषा बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, मातृभाषा के बारे में ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, जो डायरेक्ट मेथड होता है, वो किस प्रकार से बच्चे के विकास में अपना योगदान निभाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है, यानी व्याकरण अनुवाद विधि की जो अनेक सीमाएं उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है, प्रत्यक्ष विधि का जन्म हुआ है, प्रत्यक्ष विधि स्टार्ट हुई है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसी को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को ही आधार बनाया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें बालक की मातृभाषा का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, जो वह सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहता है उस लैंग्वेज को आधार बनाकर उसी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद है सम्मिश्रण विधि किसे कहा जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण किया जाता है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किसी भी विधि का चयन कर सकता है। सम्मिश्रण विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक जो टीचर होता है वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजों के बारे में सभी चीजों को एक प्रकार से मिक्स करके चीजों को सिखाता है और उसी के अनुरूप चीजों को करता है, उसी के अनुरूप ये सारी चीजें वर्क करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं संप्रेषण परक विधि के बारे में। संप्रेषण परक विधि कौन सी होती है, तो यह प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास होता है। ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। इस विधि में क्या होता है, एक बालक को डायरेक्ट उससे संप्रेषण करते हुए, उससे वार्तालाप करते हुए चीजों को सिखाया जाता है। बालक को चीजों के बारे में डायरेक्ट रूप से बताया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है। उसके बाद मोस्ट प्रचलित विधि है आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहा जाता है, तो उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि वो विधि जिसमें पहले बालक को उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद बालक को नियम सिखाए जाते हैं, उस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। यानी कि एक बालक को पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर चीजें सिखाई जाती, पहले विशेष चीजों के बारे में बताया जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बताया जाएगा। जो चीजें बालक जानता है पहले उन चीजों को उसे सिखाया जाएगा, उसके बाद जिन चीजों को बालक नहीं जानता है उन्हें बताया जाएगा। उसके बाद है पहले संज्ञा से उदाहरण देते हुए परिभाषा बताते, यानी पहले जैसे किसी भी चीज को उसे पढ़ाना है तो पहले उसे उसके उदाहरण बताए जाएंगे और उसके बाद में उसे उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा। उसी प्रकार से निगमन विधि है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक अपोजिट होती है। इसमें बालक को क्या किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर चीजें बताई जाती हैं। उदाहरण पहले परिभाषा बताई जाती है और उसके बाद उदाहरण व प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो जो आपकी निगमन विधि होती है इसमें क्या किया जाता है, एक बालक को पहले चीजों की डेफिनेशन बताई जाती है और उसके बाद में उस डेफिनेशन को अच्छे से बताने के बाद में उसे चीजों के उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये जो दोनों विधि है एक प्रकार से दोनों विधियों के अपोजिट रहती है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाएंगे और निगमन विधि में पहले नियम को बताए जाएंगे। तो ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां जिनके द्वारा बालक के विकास को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आज हम हिंदी पेडागोजी में क्या पढ़ने वाले हैं, वो है आपके कौशल कितने होते हैं। हिंदी पेडागोजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है
कौशल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौशलों के बारे में कि कौशलों की टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो जो कौशल होते हैं यानी कि जो कौशल होते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है? कौशल मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं। कौन कौन से कौशल माने जाते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये टोटल मिला के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। इन्हें इस प्रकार से सबसे पहले देखते हैं। जो कौशल होते हैं यानी कि कौशल कितने माने जाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? पहला कौशल होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, थर्ड नंबर पर आता है पढ़ना और फोर्थ नंबर पर आता है लिखना। ये आपके 4 कौशल होते हैं जो कि आपकी हिंदी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इन अगर कौशलों का देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक क्रम यही होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो इनको इस प्रकार से याद करते हैं, सुबो और ली। यानी कि ये 4 कौशल होते हैं। इन चारों को कैसे याद कर सकते हैं? LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इस प्रकार से इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो हमारे कौशल होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हमारे कौशल होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा कौशल के 2 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि हमारे कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसी प्रकार से हमारे जो 4 कौशल हैं उनके जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। तो जो भाषा कौशल है उसके 2 प्रकार बताए गए हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, दूसरे होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी कि जो 4 कौशल होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 कौशल ऐसे हैं जो ग्रहणात्मक हैं और 2 कौशल ऐसे हैं जो अभिव्यक्तात्मक है। ग्रहणात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना और अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज को दूसरे को एक्सप्रेस करना या उसको बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं वह चीज जिसे सुनकर या फिर देखकर ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहला कौशल होता है ऐसे कौशल जिन्हें हम किसी भी तरीके से सुनकर या फिर किसी भी चीज को देखकर हम ग्रहण कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो कौशल ग्रहणात्मक कौशल में आते हैं। दूसरे होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि वह कौशल जिसे बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें बोलकर यानी खुद से बोलकर या फिर अपनी चीजों को किसी बुक पे लिखकर किसी दूसरे को दे देना, यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति को बोलकर या फिर लिखकर एक्सप्रेस कर देना, किसमें आता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। भाषा कौशलों का जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है वो यही होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि अगर इन्हें क्रम से लगाने का देखा जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसी प्रकार से इनका क्रम आता है। उसके बाद करते हैं सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। यानी कि किसी भी चीज को हमें अगर ग्रहण करना है तो किसी भी चीज को या तो हम सुनकर ग्रहण करेंगे या फिर हम पढ़कर ग्रहण करेंगे। जैसे कि हमारे सामने कोई किताब रखी हुई है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें लर्न हो रही हैं, उन चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं। या फिर किसी भी चीज को अगर हम सुनते हैं, यानी कि हमारे सामने अगर हमारे टीचर कुछ बता रहे हैं तो उस चीज को सीखने के लिए हम उन चीजों को सुन रहे हैं। तो या तो सुनकर या फिर किसी चीज को पढ़ना, सुनना और पढ़ना यानी कि सुनना और पढ़ना, ये जो दोनों कौशल होते हैं ये आपके कौन से कौशल होते हैं? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, सुनना और पढ़ना। उसके बाद में बात करते हैं बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। यानी कि बोलना और लिखना कौन से कौशल है? अभिव्यक्तात्मक है। जैसे कि हमें अपनी बात किसी दूसरे इंसान को बतानी है तो उस चीज को हम बोलकर या फिर जैसे ऐसे मान लेते हैं कि किसी भी अध्यापक को कोई भी चीज हमें बतानी है, यानी कि हमें आज छुट्टी चाहिए, हमने कोई भी चीज जो अध्यापक तक पहुंचानी है एक एप्लीकेशन में लिख के दे दी। तो जब वो एप्लीकेशन टीचर तक पहुंचेगा तो उसे हम लिखकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कौशल किस में आएंगे? अभिव्यक्तात्मक कौशल में आएंगे। यानी कि बोलकर या लिखकर अपनी चीजों को दूसरे को बता देना किस में आएगा? अभिव्यक्तात्मक कौशल में आएगा।
भाषा कौशल सर्वोपरि क्रम में सीखे जाते हैं, यानी कि इनका जो बहुत अच्छे से जो लर्न करने का क्रम है, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक क्रम है, वो सर्वोपरि है, यानी LSRW है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है। उसके बाद है परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है, यानी कि इन कौशलों का जो क्रम है वो LSRW है, लेकिन इन जो कौशल है इनको हम इसी क्रम में सीखे कि एक बालक पहले सुनना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा, उसके बाद पढ़ना सीखेगा या फिर उसके बाद लिखना सीखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बालक इन्हें इसी क्रम में सीखेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लेखन के प्रकार, यानी कि हमारी जो हिंदी पेडागोजी है उसमें लेखन के प्रकारों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लेखन होते हैं उन्हें कितने प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। तो लेखन के मुख्य रूप से 3 प्रकार देखे जाते हैं, यानी कि इसके जो मुख्य रूप से प्रकार देखे जाते हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है सुलेख, दूसरा होता है श्रुतलेख, तीसरा होता है अनुलेख। यानी कि किसी भी चीज को सुंदर सुंदर लिखना। सुलेख का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सुंदर सुंदर लिखना। किस चीज में आएगा? सुलेख में आएगा। उसी प्रकार से श्रुतलेख का मतलब होता है कि एक अध्यापक के द्वारा डिक्टेशन बोली जा रही है, यानी कि इमला बोली जा रही है। किसी भी चीज को दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनकर लिखना किसमें आएगा? श्रुतलेख। श्रुत मीन्स यानी कि सुनना, लेख मीन्स लिखना, यानी किसी चीज को सुनकर लिखना किसमें आएगा? श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है अक्षरों का अनुकरण करके लिखना। अक्षरों का अनुकरण करके लिखना कैसे होगा? जैसे अध्यापक ने लिख दिया यह है आम है, यानी कि अब इसे घर से लिख के लाना है कॉपी पे, इस प्रकार से अध्यापक ने दे दिया। तो एक बालक जब इसे एक प्रकार से लिख के ला रहा है तो ये किसमें आएगा? अनुलेख में आएगा, यानी इस चीज को देखकर वो यहाँ पर लिख रहा है तो ये किसमें आएगा? अनुलेख के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से जैसे सुलेख है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एक अध्यापक ने एक बालक को एक लाइन में कोई शब्द लिखकर दे दिया और बच्चा उसका अनुकरण करते हुए नीचे देख देख कर लिख रहा है, वो किसमें आएगा? तो वो किसमें आएगा? अनुलेख में आएगा। उसी प्रकार से एक अध्यापक है जो कक्षा में एक किताब से देख के बच्चों को डिक्टेशन बोल रहा है या फिर कोई भी कहानी बोलकर लिखवा रहा है, वो किसमें आएगा? तो वो किसमें आएगा? श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी में शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से शिक्षण सूत्रों को यूज किया जाता है जिसके द्वारा हिंदी को बहुत अच्छे से सुगम और सरल बनाया जाता है। तो वो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बालक को ऐसी चीजों को सिखाना जो वो पहले जानता हो और उसके बाद उसे जो चीजें वो नहीं जानता है उसकी ओर सिखाते हुए ले जाना। ये बहुत अच्छे से एक प्रकार से बालक को किसी भी मानसिक विकास को करने में, बालक को किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सिखाने में इस शिक्षण सूत्र का यूज किया जाता है। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले बालक को वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जो बालक जानता है, उसके बाद में उन चीजों की ओर बालक को ले जाना चाहिए जिसे बालक नहीं जानता है। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब होता है बालक को पहले उन चीजों का ज्ञान कराया जाए जो उसके सामने रखी हैं, यानी कि जो उसे दिखाई पड़ रही हैं उन चीजों का पहले ज्ञान कराया जाए। उसके बाद उसे इमेजिनेशन सिखाई जाए, यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है उन चीजों के बारे में बताया जाए। उसके बाद है सरल से जटिल की ओर, यानी कि एक बालक को बहुत अच्छे से सिखाने के लिए सबसे पहले उसे सरल चीजों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, उसके बाद जटिल यानी कि कठिन चीजों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो शिक्षक सूत्र का अगर हम एक बालक को कोई भी चीज सिखाने के लिए जिसे वो आसानी से सीख पाए, उसके लिए जिस शिक्षक सूत्र का यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, यानी कि उसे पहले वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जो बालक नॉर्मली बहुत अच्छे से सीख सकता है। आई होप कि ये क्लास में जो भी चीजें आपको बताई जा रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप लोगों के हिंदी पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे इन क्लासों को देखते हुए और इनके PYQ प्लस मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके हर एग्जाम में लगभग हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपकी हिंदी की पेडागोजी होती है, आज जिस चैप्टर का नाम है इसका नाम है आकलन। आकलन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या फिर मैथ की पेडागोजी हो, CDP की हो या फिर अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पेडागोजी में आकलन ये चैप्टर आपका कहीं भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है
और आपके सीटेट के एग्जाम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकलन के बारे में कि आकलन किसे कहते हैं। इसको बोला जाता है असेसमेंट। क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जाता है। एक बच्चे का आकलन हम कक्षा में किस प्रकार से कर सकते हैं, उसे उसके इन्वायरमेंट में रहते हुए उसकी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी चीजों को समझने के लिए उसका आकलन कैसे किया जाता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले सरल भाषा में देखते हैं आकलन के अर्थ को, यानी कि जो आकलन है उसका अर्थ क्या होता है। तो आकलन का अर्थ होता है पास बैठना या फिर अवलोकन करना। जो आकलन होता है यानी कि असेसमेंट होता है, इसका अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है या तो पास बैठना या फिर किसी भी चीज का अवलोकन करना, यानी उस चीज के बारे में निरीक्षण करना, इसका अर्थ होता है। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णित करने, विश्लेषण करने की सुनियोजित और निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम क्लासरूम के रहते हुए देखते हैं कि आकलन का अर्थ क्या होता है, तो आकलन का अर्थ होता है किसी भी क्लास में उसके पाठ्यक्रम यानी कि जो चीजें एक बालक को पढ़ाई गई हैं वो चीजें बालक को कितनी समझ में आई, उन चीजों पर बालक ने कितना फोकस किया है, कितना ध्यान दिया है, उसने उन चीजों को कितना सीखा है, उन चीजों को सीखने के बाद उसकी जो प्रगति है, उसकी जो उपलब्धि है, इन सभी पर कितना असर पड़ा है, यानी कितना इफेक्ट पड़ा है कि बालक ने उसे किस हद तक बहुत अच्छे से सीख लिया है, या फिर उन चीजों को यानी उन सभी चीजों को जो उसने एकत्रित की है, जो उसने उपलब्धि हासिल की है, जिन चीजों को उसने समझ लिया है, उन सारी चीजों को एकत्रित करना, उनको वर्णित करना और उनका विश्लेषण करने की जो निरंतर प्रक्रिया होती है वही आकलन कहलाती है। आसान से शब्दों में देखते हैं कि जैसे एक क्लास में एक बच्चा है, उसे एक अध्यापक के द्वारा कोई भी चीज पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाई गई चीज को एक बालक ने किस लेवल तक सीख लिया है, किस लेवल तक उसे वो चीजें समझ में आई है, उसने कितनी उपलब्धि हासिल की है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, इन सभी चीजों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता लगाना कि बालक को ये चीजें किस लेवल तक समझ में आई है, इन्हीं सभी चीजों के असेसमेंट को आकलन कहा जाता है, इसी को असेसमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं आकलन की विशेषताएं, यानी कि जो आकलन होता है इसकी मुख्य रूप से क्या विशेषताएं होती हैं। तो आकलन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है बालक ने शिक्षण में वास्तविक अर्थों में क्या क्या चीजें सीखी हैं, यानी कि एक बच्चे के आकलन करने के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि एक बालक ने जो अधिगम प्रक्रिया में अपनी में जो चीजें उसने सीखी हैं उसे किस लेवल तक उसने सीख पाया है, यानी किस लेवल तक उसे वो चीजें समझ में आई हैं। आकलन में कुछ चीजें उसकी विशेष होती हैं, कौन कौन सी होती है, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली बात होती है वैधता के बारे में। जो वैधता होती है वो किसे कहा जाता है, तो वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। जैसे कि यदि छात्रों को केवल कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति को जांचने हेतु प्रश्न बनाना है तो प्रश्न ऐसे बना दिए जाए कि उनको तर्क शक्ति को ही जांचे। यानी कि जो वैधता होती है इसका अर्थ होता है एक बालक को मतलब जो चीजें सिखाई गई हैं, जैसे एक बालक को कोई भी एक चैप्टर पढ़ाया गया है, जैसे पक्षी वाला चैप्टर पढ़ाया गया है, तो वैधता का मतलब होता है कि उस बालक को अगर पक्षी वाले चैप्टर का ही टेस्ट लेना है तो क्वेश्चनों को ऐसे बनाना है कि हमें उसमें ऐसे क्वेश्चनों को डालना है कि जिसमें पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए सारे, यानी कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए जिस उद्देश्य के लिए उसका टेस्ट लिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे पेपर को क्या कहा जाएगा, वैध कहा जाएगा, वैधता में रखा जाएगा। जैसे कि कक्षा में कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्तियां जांचनी है, जैसे कि गाय के निबंध को लेके सोच लो, यानी कोई भी एक चैप्टर विशेष जिसके बारे में बालक को चीजों को जानना है कि उसने कितना सीखा है, तो क्वेश्चन का लेवल वो रखना चाहिए कि इस चीज की जानकारी हो सके, इस चीज की पूर्ति हो सके कि जिस उद्देश्य के लिए उसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है, वो क्वेश्चन पेपर उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है या नहीं करता है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं विश्वसनीयता के बारे में। सेकंड में बात करते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसे कहा जाता है, किसी भी आकलन का यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण होता है।
आकलन किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, ये उस चीज की विश्वसनीयता कहलाता है। यानी कि विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि एक बालक को कोई भी चीज चाहे किसी भी परिस्थिति में पूछी गई हो, जैसे किसी भी बालक को कोई एक चैप्टर लर्न करा दिया गया, अब उस बालक को उस चैप्टर से रिलेटेड करते हुए जो क्वेश्चन है वो उसको कभी भी पूछे जाए, किसी भी परिस्थिति में पूछे जाए, वो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर सेम दे और तुरंत दे दे, तो हमें पता चलता है कि बालक ने उस चीज को बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से उस चीज के बारे में उसे समझ है। तो उस चीज को बालक की किस श्रेणी में रखा जाएगा, विश्वसनीयता में रखा जाएगा कि ये चीजें हम इस चीज को लेके विश्वसनीय है कि बालक को चाहे कभी भी किसी भी टाइम पे क्लासरूम में उठा के पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और अगर बालक उसका तुरंत रिप्लाई देता है या कभी भी कोई भी टेस्ट लिया जाता है बालक के सेम मार्क्स आ रहे होते हैं, तो ये चीजें किसमें आएंगी, विश्वसनीयता के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता किसे कहा जाता है, आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल गुण होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके, ऐसे तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि व्यवहारिकता का मतलब होता है कि जो क्लास में जो टेस्ट लिया जा रहा है उसका लेवल एक अध्यापक के द्वारा ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन है उसमें जैसे 5 क्वेश्चन है वो इजी देने चाहिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन है उससे टफ देने चाहिए, उसके बाद जैसे 5 क्वेश्चन है वो थोड़े से हाई लेवल के देने चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा बनाया जाना चाहिए, यानी आकलन करने के लिए जो क्वेश्चन आप बालक से पूछ रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए, यानी उनका जो गुण हो वो एक प्रकार से आदर्श हो, ताकि एक बालक की जिस चीज के बारे में आप जानकारी एकत्र करना चाह रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आप समझना चाह रहे हैं, वो उस चीज पर खरा उतरता हो, उस चीज पर पारदर्शिता दिखाता हो, वो चीजें किसमें आएंगी, व्यवहारिकता के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है मानकीकरण। एक अच्छे आकलन को यह भी एक विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिया जाए जिसमें छात्रों के समान अंक अर्जित करें। यानी कि मानकीकरण का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आप बना रहे हो या फिर जो क्वेश्चन आप विद्यार्थी से पूछ रहे हो उनका एक मानक निर्धारित होना चाहिए। किसी भी बालक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि किसी भी बालक से आपने आसान क्वेश्चन पूछ लिए, किसी बालक से बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों का लेवल रखना चाहिए कि हर बालक को एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि जो बालक है वो एक प्रकार से समान अंक अर्जित कर सके। यानी कि जिस बालक को जिस क्वेश्चन का आंसर पता है वो ही उन क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये बालक हमारे रिलेशन में आता है तो हमने इससे क्वेश्चन आसान से पूछ लिए, दूसरा बालक है वो मान लो आपको किसी भी दृष्टि से अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपने उससे टफ क्वेश्चन पूछ लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से मानकीकरण का बहुत अच्छे से क्लासरूम में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ होता है आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए जिससे कि वे उन कमियों में सुधार कर सकें। आकलन द्वारा इसका पता लग सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री, अध्यापन विधि आदि में हो सकता है। उपयोगिता का अर्थ होता है कि बालक को जिन चीजों के बारे में आप उसका आकलन कर रहे हैं उन सारी चीजों में आकलन करने के बाद में बालक की किस क्षेत्र में कौन सी कमी रह रही है। यानी कि उसको 10 चैप्टर दिए गए हैं लर्न करने के लिए, तो उसे जैसे कोई 2 चैप्टर उसे अच्छे से समझ में नहीं आते या उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बालक नहीं कर पाता है, तो उसे इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बता देना चाहिए कि तुम्हें इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से नहीं आ रहे, ताकि जो बालक है उसे अपनी कमियों के बारे में पता चल सके और वह उन चीजों को बहुत अच्छे से आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से सीख सके। आई होप कि जो आपका आकलन वाला चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेट करते हुए आने वाले क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वैसे बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो आपके मॉक टेस्ट में आपको करा दिए जाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में 1 या 2 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के ही स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं आज के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शिक्षण सूत्र। यानी कि शिक्षण सूत्र क्या होती है और एक बालक के विकास में ये किस प्रकार से सहयोगी होते हैं,
किस प्रकार से इनका यूज करके एक बालक का जो विकास है उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो बात करते हैं शिक्षण सूत्र की। तो शिक्षण सूत्र में मार्गदर्शन कारक होते हैं, यानी कि शिक्षण सूत्र वो होते हैं जिनके द्वारा एक बालक के विकास का मार्गदर्शन किया जा सकता है। इनके सहयोग से शिक्षक किसी निश्चित दिशा में शिक्षण कार्य करता है, यानी कि शिक्षण सूत्र एक ऐसी चीज है, इनका यूज करते हुए एक जो अध्यापक होता है वो अपने स्टूडेंटों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षण सूत्र यूज करके उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। यह तो प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार संग्रहित अनुभव है, यानी कि जो ये शिक्षण सूत्र है जो प्राचीन काल है तब से लेके अभी तक जितने भी टीचर हैं उन्होंने अपने शिक्षण सूत्रों को चेंज कर करके जिस प्रकार से बालकों का डेवलपमेंट किया है, बालकों का विकास किया है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल से कठिन की ओर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। इसका अर्थ होता है एक बालक को हम जो भी चीजें सिखा रहे हैं उनमें हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बालक को सबसे पहले इजी चीजों को सिखाया जाना चाहिए, यानी कि बालक को पहले सरल चीजों का ज्ञान करवाया जाना चाहिए और उसके बाद उसे कठिनता की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि कठिन चीजों की ओर लेके जाया जाना चाहिए। पहले उसे आसान सी चीजें सिखाओ, उसके बाद उसे धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते जाओ, तो बालक का जो डेवलपमेंट है वो बेटर तरीके से हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक बालक है उसे अध्यापक को एक अच्छे शिक्षण सूत्र का यूज करते हुए किस प्रकार से पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर उसमें ऑप्शन में इनमें से कोई शिक्षण सूत्र दिए होते हैं तो उनका यूज करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बालक को पहले सरल चीज पढ़ानी है, उसके बाद कठिनता की ओर ले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बालक को ऐसी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जिनकी जानकारी उसे पहले से हो, यानी कि ऐसी चीजें पढ़ाओ जिन्हें बालक पहले से जानता हो और उसके बाद में उसे उन चीजों की ओर लेके जाना चाहिए जिन्हें बालक नहीं जानता है, यानी कि पहले उसे ज्ञात वाली चीजें, जो चीजें वो जानता है उनकी जानकारी प्रदान की जाए, उसके बाद में उसे अज्ञात चीजें यानी जिन चीजों को बालक नहीं जानता है, यानी जो चीजें बालक नहीं जानता है उनको पढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि इस शिक्षण सूत्र का यूज कैसे करना है। बालक को पहले वो चीजें बतानी है जो पूर्ण है और उसके बाद उनके पार्टों के बारे में बताना है। जैसे एक बालक को गाय के बारे में पढ़ाना है तो पहले उसे गाय के बारे में सारी चीजें बतानी है कि ये एक ऐसा जानवर है जिसके 4 पैर हैं, ये गाय है। उसके बाद में धीरे धीरे उसके अदर पार्ट्स के बारे में उसे बताना ताकि उसे उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो यानी कि पहले उसे चीजें पूर्ण रूप से सिखानी है और उसके बाद उनके पार्टों के बारे में बताना है। जैसे किसी पेड़ के बारे में पहले बताना है, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं, उसकी डालियां, इन सभी चीजों के बारे में बताना है। उसके बाद 4th नंबर पर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी एक बालक को पहले विशिष्ट चीजें पढ़ानी है और उसके बाद उसे धीरे धीरे सामान्य चीजों की ओर लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं समीप से दूर की ओर। इसका अर्थ है बालक को पहले वो चीजें पढ़ानी है जो उसके समीप हो, यानी जो उसके पर्यावरण में उसे देखने के लिए मिल रही हो। जिस वातावरण में बालक रह रहा है उस वातावरण में वो सारी चीजें उसे बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो सबसे पहले समीप की चीजें उसे पढ़ानी है, उसके बाद दूर की चीजें यानी कि जिनको वो इमेजिन कर सकता है वो चीजें बाद में पढ़ानी है। पहले यानी कि चीजों को, काल्पनिक चीजों को बाद में पढ़ाना है, जो काल्पनिक चीजें होती हैं इनको बाद में पढ़ाना है। पहले वो चीजें पढ़ानी है जो उसके सामने हो, प्रत्यक्ष चीजें जो होती हैं उन्हें पहले पढ़ाना है। कब पढ़ाना है? पहले पढ़ाना है। उसके बाद है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसका अर्थ है यानी कि वो चीजें उसे पहले पढ़ानी है जो चीजें उसके सामने है, प्रत्यक्ष रूप में उसे दिखाई पड़ रही है, जिन्हें वह देखते हुए, जिनका कार्य करते हुए वह देख सकता है। तो पहले उसे प्रत्यक्ष चीजों के बारे में बताना है, उसके बाद में अप्रत्यक्ष चीजों के बारे में बताना है जो उसके सामने नहीं है, जिन्हें वो इमेजिन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर का अर्थ होता है बालक को पहले वो चीजें सिखानी है जिनके उसे किसी भी चीज का उदाहरण देके सिखा दो, उसके बाद धीरे धीरे उसके नियमों के बारे में बताना है। उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर, यानी कि उसे पहले मनोवैज्ञानिक वाली चीजें बताई जानी है, उसके बाद में उसे तर्क वितर्क करने वाली चीजों को बताना है, जिन्हें तर्क करके वह एक प्रकार से पूछ सके टीचर को। ये सारी चीजें बाद में बतानी है।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि पहले उससे जो चीजें सिखा रहे हैं उन्हें एक प्रकार से खंड में डिवाइड करके सिखाना है, उसके बाद में उन सारी चीजों को एकत्र करते हुए, उन सारी चीजों को मिक्स करते हुए, यानी कि विश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज का खंडन करके सिखाना और संश्लेषण का अर्थ होता है उन्हीं चीजों को जोड़कर सिखाना। तो पहले उसे चीजों के पार्ट्स के बारे में बताना है, उसके बाद में उन्हीं चीजों को जोड़ के अच्छे से बताना है। जैसे आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको कोई एक शिक्षण सूत्र दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इनमें से सारे शिक्षण सूत्र एक साथ दे दिए जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस वाक्य में कौन से शिक्षण सूत्र का यूज किया गया है। जैसे बालक को अगर कोई भी चीज ऐसी पूछी जाती है कि कोई चीज उसके पास है, उसके बाद में उसे दूर वाली चीज को पहले देखना है कि पास वाली चीज के बारे में पहले पढ़ना है, तो वो सारे आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको करना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके दोनों ही पेपरों में पूछे जाएंगे, चाहे वो पेडागोजी आपके किसी भी सब्जेक्ट की हो। शिक्षण सूत्र ऐसे हैं जो आपके कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आई होप क्लास में जो भी चीज आपको बताएगी वो आपको समझ में आई होंगी, आपको बहुत अच्छे से इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।